नमस्कार, साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के सर्वांगीण विकास में साहित्य की भूमिका पर और इस चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर कृपाशंकर चौबे। आप बच्चों के संरक्षण, उनके अधिकारों और बाल साहित्य से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य हैं। इससे पहले आप बाल कल्याण समिति भोपाल में सदस्य थे। इसके अलावा आप मीडिया, साहित्य और बच्चों से जुड़े हुए विषयों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर कृपा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद लोकेन जी। तो चूँकि आपका एक लंबा अनुभव बाल संरक्षण के कामों को लेकर रहा है, बच्चों के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर रहा है, तो हम साहित्य की भूमिका पर थोड़ा बाद में आएंगे। तो थोड़ा पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए जो कानून बने हैं, बच्चों के लिए जो अधिकार हैं, उन्हें जानना, ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनको जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक होगा? जी लोकेन जी, भारतीय संविधान ने ऐसी व्यवस्था दी है कि भारत के अंदर रहने वाला हर बच्चा, उसको कुछ बुनियादी सुविधाएं, कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त हों। 1989 में यूएनसीआरसी के तहत एक समझौता हुआ और बच्चों के अधिकारों को 54 कैटेगरीज में बांटा गया। उसमें से कुल मुख्य जो है 4 बड़े अधिकार हैं जो हम सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जानना आवश्यक है जो इस समाज का हिस्सा है। जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों के अगर वे अधिकार कभी भी अतिक्रमित होते हैं किसी के भी द्वारा, तो उसको उचित प्लेटफॉर्म पर उठाया जा सके। ये 4 मुख्य अधिकार हैं: जीवन जीने का अधिकार, बच्चे के विकास का अधिकार, बच्चे के संरक्षण का अधिकार और बच्चे की सहभागिता का अधिकार। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, समाज के सामने वो अपनी बातों को रखना चालू करता है, अपने विकास होने की भूमिका में, विकसित होने की अवस्था में वो आता है, तो ये चारों अधिकारों को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। और उससे संबंधित किसी भी निर्णय में, उससे संबंधित किसी भी डिसीज़न में उसकी सहभागिता हो, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हर स्तर पर समितियां बनाई हुई हैं और इससे स्टेक होल्डर्स हैं जो बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तो समाज के लोगों को भी ये सारे विषय इसलिए जानना आवश्यक है कि हमारे सामने अगर कोई ऐसा बच्चा आता है जो शिक्षा से वंचित है या जिसको स्वास्थ्य के कुपोषण की समस्या है, तो वह इस सारी चीज़ों को उचित प्लेटफॉर्म तक ले आए, जिससे कि एजेंसियों के माध्यम से सरकार उन सारी चीज़ों को दूर कर सके। अच्छा, इसी प्रश्न से थोड़ा सा एक हिस्सा और जुड़ता है, वो ये कि ऐसे कुछ कानून हैं क्या संवैधानिक व्यवस्था में? उन कानूनों का भी जिक्र आप करना चाहेंगे कि इन कानूनों के बारे में जरूर समाज को पता होना चाहिए? जी, तो बहुत सारे कानून हैं और बहुत सारे क्रांतिकारी कानून हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है बच्चों के लिए, पॉक्सो एक्ट 2012 में जो बना था, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, और सूचना का अधिकार अधिनियम है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, बॉन्डेड लेबर एक्ट है। तो ये कम से कम ऐसे 11 एक्ट हैं जो बच्चों के लिए ही बने हुए हैं और उसके केंद्र में बालक है। वो जब कानून बनाए गए हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। विशेषज्ञों ने, कानून बनाने वालों ने इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा है कि कहीं से भी किसी भी तरह से बच्चे का किसी भी प्रकार से शोषण न किया जा सके। तो लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 जो बना, 2020 में उसमें अमेंडमेंट आया, इतना खूबसूरत कानून है कि वो हर स्तर पर इस बात का ध्यान रखता है कि समाज में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक दुर्व्यवहार न हो सके। उसमें गुरुतर हमले जो होते हैं, जिसमें किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बच्चे के खिलाफ अगर अत्याचार किया जाता है जिस पर उसकी जिम्मेदारी है, बाहर साधक है वो पुलिस के लोग, माता पिता, स्कूल या आर्म फोर्सेस के लोग, तो अगर इस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा कुछ अपराध किया जाता है तो सज़ा ऑलमोस्ट डबल है उसमें। तो जो सज़ा 5 साल की किसी ऐसे सिक में है जिसमें एक समाज के अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, अगर वो एग्रीवेटेड होता है तो उसमें डबल सज़ा का प्रावधान है। तो ये कुछ ऐसे कानून हैं, जे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, जिसकी जानकारी मुझे लगता है समाज के हर व्यक्ति को होनी ही चाहिए। ये मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि हमारे जो साहित्यकार हैं उनको भी ये ध्यान में रहें। तो एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो साहित्य से और बच्चों के लिए जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, कानून है, उससे जुड़ता है। वो ये कि क्या साहित्य इन कानूनों को समाज तक पहुंचाने में, क्योंकि कानून बहुत सारे होते हैं, समाज को नहीं पता होता,
लेकिन साहित्य एक जागरूकता लाने का काम करता है, बहुत सारे विषयों की जानकारी वो अपने माध्यम से समाज तक ले जाता है। तो क्या बच्चों के लिए जो कानून हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो अधिकार हैं, उनको साहित्य के माध्यम से समाज के बीच में पहुंचाया जा सकता है? तो साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है और साहित्य को इन विषयों को कैसे रखना चाहिए? साहित्य की भूमिका तो हर दौर में समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ही प्रासंगिक रही है। इन विषयों के माध्यम से भी साहित्य की उपयोगिता है। जब भी साहित्यकार, उदाहरण के लिए एक कहानीकार है, कोई कहानी लिखता है बच्चों से संबंधित, तो उस कहानी के अंदर इस कानून से संबंधित 2-4 बातें लिख सकता है वो, कि किस प्रकार से बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। उसके साथ अगर आप कोई श्रम की गतिविधियों में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मानक क्या तय किए हैं सरकार ने। तो जब वो एक कहानी लिखता है, जब एक कविता लिखता है, तो इन छोटी छोटी बातों को जब वो कहानी के माध्यम से और कविता के माध्यम से समाज तक पहुंचाएगा, तो उसको पढ़ने वाला हर व्यक्ति, उस साहित्य से जुड़ा हर वो व्यक्ति जो उस साहित्य को पढ़ता है, उस साहित्य की समझ रखता है, इसी के बहाने साहित्य के साथ साथ उन कानूनों की भी वो जानकारी रखेगा। और जब अगली बार उसके समक्ष कोई ऐसी चीज़ आएगी, क्योंकि उस साहित्य से वो रूबरू हो चुका है, वो साहित्य को ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो उसके दिमाग में तुरंत वो सारी बातें क्लिक कर जाएंगी कि यहाँ तो किसी बच्चे के इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है समाज में इन कानूनों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, और हर दौर का साहित्य इसके लिए प्रयास करे। और साहित्यकारों को यह चाहिए कि अपने लेखनी के माध्यम से इस विषय को बच्चों तक और समाज तक पहुंचा सकें, जिससे कि हम हर हालत में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकें। बहुत सारी कहानियां हमको याद आती हैं जो बच्चों को ध्यान में रखकर उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो निसंदेह साहित्य उनसे जुड़े कानूनों को भी एक नए ढंग से, एक सरल ढंग से और एक बहुत अच्छे तरीके से समाज तक पहुंचा सकता है। बहुत अच्छे से आपने इस बात को रखा ही है। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ, जो बाल साहित्य है अक्सर हम उसको देखते हैं कि वो बच्चों के लिए होता है, लेकिन चूंकि आपका इस क्षेत्र में दखल है और आप बड़ों के बीच में भी काम करते हैं, तो ये जो साहित्य है वो बच्चों के साथ साथ बड़ों को कैसे बच्चों के लिए संवेदनशील बना सकता है? बच्चों के क्या अधिकार हैं, उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए, उनके विकास में वो कैसे सहायक हो सकते हैं, इसकी जानकारी, इसका जो एक कहेंगे कि दिशा देने का काम साहित्य बड़ों को कैसे कर सकता है? जी, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि साहित्य जो है समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करता है। जब भी किसी साहित्य का सृजन किया जाता है, जब भी कोई साहित्यकार कोई अच्छी बात लिखता है, तो देश काल परिस्थिति में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होकर अपने अनुभवों के आधार पर वह कोई बात लिखता है, कोई सृजन करता है, और उस आधार पर समाज में वो एक सकारात्मक संदेश देने का काम करता है। तो वह सकारात्मक संदेश बड़ों को भी जा सकता है, बच्चों को भी जा सकता है। तो जब भी किसी इस प्रकार जो बाल साहित्यकार की अगर हम बात करें, तो वह साहित्य जो बच्चों के लिए रचा जा रहा है, जिसमें बच्चों की छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बच्चों से संबंधित विषय हैं, बच्चों से संबंधित मुद्दे जब उठा रहा है, और उसी मुद्दों को लेकर के अगर वो कुछ 2-4 बातें बड़ों से संबंधित भी कर दे, तो रोचक करते हुए, रोचक तरीके से उसमें इनके माध्यम, इन सारे टूल्स का उपयोग करते हुए जब वो किसी सृजन का काम, जब किसी साहित्य का सृजन करता है, तो वह साहित्य समाज में अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए बच्चों और बड़ों दोनों को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए अभी G20 समिट हो रही है, 2 दिन से ही भोपाल में बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने एक बात कही थी कि आने वाली जो सदी है वो भारत की है। क्यों है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो अपने नीतिगत मामलों में भी और अपने हर मामलों में नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए चलता है। अब अगर हम नैतिक मूल्यों की बात करें, आदर्शों की बात करें, तो हम पंचतंत्र की कहानियाँ उठा करके देख लें, कोई भी साहित्य उठा करके देख लें, भारत के हर साहित्य में, हर कहानी में कुछ न कुछ मॉरल ड्यूटी, कुछ न कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ, कुछ न कुछ समाज के लिए सकारात्मक दिशा दिखाने वाले ऐसे आखिरी में संदेश होते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसको हम बोलते हैं। तो वो शुरू से जो साहित्य रचा जा रहा है, जो आने वाला साहित्य भी रचा जाएगा, उसमें अगर हम कहानी के आखिरी में एक छोटी सी बात रख दें
कि इससे परिश्रम का महत्व समझाया जा सकता है, इससे बाल श्रम का महत्व समझाया जा सकता है, इससे स्वच्छता का महत्व समझाया जा सकता है। तो जो नैतिकता की बात हो रही है, बच्चों में नैतिक बोध डेवलप करने की बात हो रही है, जब उन सब बातों पे हम बात करेंगे तो साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। और वो नैतिक मूल्य पीढ़ियों के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। हमने जो आज पढ़ी है, हमने जो अपने पूर्वजों से सुनी है, अपने दादा से सुनी है, अपने पिताजी से जो कहानियाँ सुनी हैं, उन कहानियों की जो शिक्षा हमें मिली है वो हम अपने बच्चों को देते हैं। वे बच्चे आज जो शिक्षा है, जो आज के पढ़ रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम एक समग्रता के साथ देखेंगे तो साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने में, बच्चों को सही दिशा दिखाने में। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए साहित्य की हमेशा भूमिका रही है और हमेशा रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, लेकिन आज के समय की एक चुनौती है। हम देख रहे हैं कि हमने एक आभासी दुनिया रच ली है, तो हम एक आभासी दुनिया में हैं। तो इस आभासी दुनिया में बड़े ही नहीं हैं, इस आभासी दुनिया में बच्चे भी गोते लगा रहे हैं जी। तो इस कारण से वो कहीं ना कहीं किताबों से दूर हुए हैं बिल्कुल। और विजुअल कंटेंट की ओर उनका ध्यान चला गया। तो ऐसे में ध्यान में आता है, घरों में भी, परिवारों में भी, जब कोई कठिन प्रश्न माता पिता के सामने आ जाए, बच्चा कुछ पूछ ले, तो वो माता पिता भी कहते हैं कि गूगल कर लो, गूगल से देख लो। तो ये माता पिता उसको किताब का पता बताने की जगह गूगल के ठिकाने पर भेज रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति किस तरह से बच्चों को साहित्य से दूर कर रही है और ये किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकती है? लोकेंद्र, एक शेर याद आता है इसी से मिलता जुलता, कि कागज़ की महक का नशा छूटने को है, ये आखिरी दौर है किताबों से इश्क की। क्या बात। तो ये चिंता का विषय है। हमको थोड़ा सा एक सूचना और ज्ञान के बीच का जो अंतर है उसको हमें अभिभावकों को भी समझना होगा, समाज को समझना होगा, साहित्यकारों को समझना होगा। और जब हम समझेंगे तो बच्चों को समझा पाएंगे। हमारे समक्ष गूगल पे जितनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं वो एक सूचना का स्रोत है, वो ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकती हैं। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको पुस्तकालय जाना पड़ेगा, पुस्तकों से दोस्ती करनी पड़ेगी, पुस्तकों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आप एक डिक्शनरी हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब भी हमें कोई किसी अंग्रेजी का कोई शब्द ढूंढना होता था तो हमारे पिताजी ने डिक्शनरी दी थी और बोलते थे आप इसको पढ़ के देखो। अब उस छोटी सी चीज़ है, एक शब्द जब आप डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो उसके ऊपर नीचे के 4-5 शब्द ऑटोमेटिकली आपके नज़रों के सामने से होकर गुजर जाते हैं। तो चाहे अनचाहे बच्चे जो होते हैं उन एक के बाद 4 या 5 शब्दों को भी ध्यान में रखते हैं और वो उन पे उनकी नज़र पड़ती है, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम जब गूगल की बात करते हैं, एक हमें शब्द ढूंढना, उसका मतलब अपने टाइप किया और वो उतना ही आपके समक्ष ला करके रख देगा। तो यहाँ पे जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं उसकी कमी होती जा रही है। आपको सूचना तो मिल रही है लेकिन ज्ञान यहाँ कभी भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये आज की डेट में, आज के दौर में अभिभावकों को भी सोचने की आवश्यकता है कि हमें जब कोई बच्चा हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो क्यों ना हम खुद, भले आप गूगल से ही ढूंढिए, आप खुद गूगल से ढूंढ करके उसके संबंधित 1-2 पुस्तक निकाल करके उसको दीजिए और बताइए कि इस पेज के इस किताब के इस पृष्ठ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जब बच्चा उसको पढ़ेगा तो ऊपर नीचे की 2 चीज़ें पढ़ेगा और उन 2 चीज़ों के बारे में जानकारी भी हासिल करेगा। तो उसका जो ज्ञान है, जो साहित्यिक ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो साहित्यिक ज्ञान है और साहित्य के प्रति लगाव है, जो उसका साहित्य के प्रति जो उसका रुझान है वो बढ़ेगा। और हम यही तो चाहते हैं कि आज समाज में जो साहित्य है उसकी व्यापकता बढ़े, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़े। धीरे धीरे हम दूर होते जा रहे हैं, अपनी पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं, अपने साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि गूगल को इन्फॉर्मेशन तक ही रहने दीजिए। बहुत अच्छा सोर्स है गूगल इन्फॉर्मेशन के लिए, उसको ज्ञान का स्रोत न बनाएं। ज्ञान के लिए हमें पुस्तकों पर ही निर्भर रहना चाहिए और पुस्तकों के द्वारा प्राप्त जो भी ज्ञान है उसी पर भरोसा करना चाहिए। ठीक बात कही आपने कि गूगल में हम जब भी कुछ खोजते हैं तो उतना ही उत्तर हमको मिलता है, जबकि उसके आगे पीछे की बहुत कहानी होती है, उससे हम जुड़ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए किसी को संविधान ही खोजना है कि भारत का संविधान कितने दिन में बना, तो उतने दिन वो बता देगा कि इतने दिन में बना। लेकिन भारत के संविधान को बनने से पहले
संविधान निर्माताओं ने कितनी प्रयास किए, कितने देशों का संविधान उसके लिए उन्होंने रेफ़र किया, उस कमेटी में कितने लोग थे, किस कमेटी की बैठकें कब कब हुई, उस पूरे परिदृश्य की बात जब आप करेंगे तो वो जब भारत का संविधान उठाएंगे तो शायद आपको मिलेगा, उससे संबंधित कोई पुस्तक उठाएंगे तो शायद वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। लेकिन गूगल से जब आप सोचेंगे तो वो इतना बता देगा इतने दिनों में भारत का संविधान बना, ज़्यादा से ज़्यादा वो बता देगा कि कमेटी में इतने लोग थे, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जब आपको ज्ञान के लिए चाहना होगा तो आपको साहित्य पर निर्भर रहना पड़ेगा, और ये हम अभिभावकों की आज की जिम्मेदारी, महती भूमिका है, एक शिक्षक की, एक समाज की। हम जैसे जो समाज में काम करने वाले लोग हैं वो इस बात पे फोकस करें। बल्कि मैं आपके दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि अगली बार अगर आपका बच्चा आपसे कुछ पूछता है तो गूगल से दूर मत कीजिए उसको, पर उसके साथ साथ साहित्य की पुस्तकों के बारे में भी उसकी रुचि डेवलप करने का प्रयास कीजिए। यानी तकनीक का उपयोग करना है लेकिन समझदारी से, साथ में ज्ञान के लिए किताबें रेफर करनी है, किताबों का संदर्भ देना है। जी, बहुत अच्छा एक मंत्र आपने दिया। एक हम सब उस दौर से आते हैं जब हमारे आसपास बाल साहित्य बहुत उपलब्ध रहता था। कॉमिक्स की बात कर लें या फिर बाल पत्रिकाएं जो आती थी, बाल साहित्य की पत्रिकाएं, चंदा मामा से लेकर के देवपुत्र तक खूब पढ़ी गई। हम भी खूब उस पढ़ करके उसको बड़े हुए। तो अब चूंकि क्या हुआ कि जिस पे हम बात कर रहे थे, आभासी दुनिया, तो तकनीक के विकास ने बच्चों को कार्टून, विजुअल कंटेंट और मोबाइल में इंटरनेट की उपलब्धता ने इसको सहज बना दिया। यानी ये विजुअल जो कंटेंट है उसके लिए अब सहज उपलब्ध है, वो उसका आसानी के साथ उपयोग करता है। तो कहीं ना कहीं वो इन कारणों से भी किताबों से दूर हो गया, क्योंकि विजुअल कंटेंट हमेशा बच्चों को आकर्षित करता है, उसका संगीत जो होता है, उसके जो दृश्य हैं वो उसको आकर्षित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कारण से भी बच्चे किताबों से दूर हुए हैं। तो वापस बच्चों को किताबों की दुनिया में लेकर के जाएं ताकि सही मायने में उसका विकास हो। जिन सब बातों की अपेक्षा हम एक मनुष्य से करते हैं वो सब गुण, वो सब विशेषता उसके अंदर दिखने लगें। तो उसके लिए कौन कौन से छोटे उपाय किए जा सकते हैं कि बच्चा किताबों की ओर मुंह करे, थोड़ा रुक करे उस ओर? बेहद ही सामरिक प्रश्न है, आज के युग का प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ एक दो बातें और करूंगा जो इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं। खाली सिर्फ यही दुष्परिणाम नहीं है कि वो बच्चा पुस्तकों से, साहित्य से दूर हो गया है, और जो इसके दुष्परिणाम है बच्चे की, आप देखेंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, आज मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया, उस पर वीडियो देखता है, बार बार ऐसे सरफेस करता रहता है और आगे आगे चलता रहता है। जो कंसंट्रेशन होता है बच्चे का वो उससे नहीं डेवलप हो पा रहा। वो 1 मिनट में एक कार्टून देखेगा, अगले मिनट में दूसरा कार्टून देखेगा, तो इसकी पर्सनैलिटी में वो पूरा का पूरा ये चीज़ें इनकलकेट हो रही हैं। जब वो लगातार 5 साल, 10 साल, 15 साल उस दुनिया से, आभासी दुनिया से रूबरू होने के बाद वयस्क के रूप में आता है, तो वो उसके पर्सनालिटी में परिलक्षित होने लगता है कि आज 1 मिनट में ये काम करता है, इस काम में मन नहीं लगा, दूसरे मिनट में दूसरे काम में लगा, उसका नौकरी में मन नहीं लगता है, 6 महीने बाद वो नौकरी बदल देता है। परिवार व्यवस्था में वो चीज़ें दिखने लगी हैं कि मैं अपने जीवन साथी के साथ पूरे जीवन नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसको चेंज चाहिए होता है। इसके विपरीत जब हम साहित्य की बात करें तो आप याद कीजिए, जब हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते रहे होंगे, हमारे पिताजी ने जब ला के दिया होगा या किसी ने भी ला के दिया होगा, तो एक स्टोरी जब हम पढ़ने चालू किए तो जो रोचकता थी, एक हम सब ने पढ़ी होगी कहानी, अनेकता में एकता, वो 5 लकड़ी ला के दे देते हैं, बोलते हैं तोड़ो। तो एक एक लाइन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ रोचकता आती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो बच्चा और ध्यान लगा करके और कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ने का प्रयास करता है। तो साहित्य से एक बहुत अच्छा जो एडवांटेज होता है कि बच्चे के अंदर फोकस्ड अप्रोच के साथ साथ कंसंट्रेशन पावर डेवलप होती है, जबकि वही चीज़ जब कार्टून देखता है, आभासी दुनिया देखता है तो नहीं होती है। जब हम कॉमिक्स पढ़ते थे या कोई भी कहानी पढ़ते हैं, हर कहानी के आखिरी में एक आपको शिक्षा मिलती थी, उसका हम अपने शिक्षा को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते थे। स्वच्छता की बात हम करते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी कि अपने जहाँ पे रहते हैं उस जगह को साफ़ रखिए, आप अपने पर्यावरण को साफ़ रखिए, आप अपने मित्रों के साथ घुल मिल के रहिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, बहुत सारी चीज़ें जो साहित्य के माध्यम से हो सकती थी। अब मैं आता हूँ आपके मूल प्रश्न पर कि किस प्रकार हम बच्चों को वापस साहित्य से जोड़ सकते हैं। तो उसके छोटे छोटे बहुत प्रयास, बड़े प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपके बेटे का जन्मदिन है, तो मैं जब आता हूँ तो उपहार स्वरूप क्या मैं उसको एक पुस्तक भेंट कर सकता हूँ,
और उससे पूछता हूँ कि आप इसको पढ़ते हो क्या, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ के रखना, अगले जन्मदिन पर मैं आपको फिर ऐसी अच्छी पुस्तकें दूंगा। मैं खुद कितना पढ़ता हूँ घर में, अपने यहाँ कितनी पत्रिकाएं आती हैं। मैं अभिभावकों से बात जब करता हूँ कि भाई आप एक पत्रिका पढ़िए और उसकी एक या छोटी या दो कहानियों को अपने बच्चे के साथ शेयर कीजिए, धीरे धीरे आप उसके साथ शेयर कीजिए, बाद में वो पत्रिका उसको दे दीजिए कि बेटा आप पढ़िए और आप मुझे एक कहानी बताइए। तो इस प्रकार जब हम बच्चों को जोड़ेंगे, त्योहारों पर उनको कोई गिफ्ट दीजिए। आजकल जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं तो बहुत कहानियों की किताबें, बहुत आज का साहित्य बहुत महंगा नहीं रह गया है। जिस हिसाब से महंगाई और बाकी चीज़ें बढ़ी हैं उस हिसाब से साहित्य इतना अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है। खरीद के रखिए, जब से आप किसी को मिले तो उसको एक साहित्य की पुस्तक दीजिए, उसके इंटरेस्ट की पुस्तक दीजिए। और आज का जो युवा, आज का जो बालक है उसके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो आज के साहित्यकारों के भी, जो आज के जो बाल साहित्यकार हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब वो साहित्य रचित करते हैं तो इस चीज़ को केंद्र में रखते हुए रचें कि आज का जो बालक है वो अपनी पुरानी पीढ़ी से एक स्टेप दो स्टेप आगे है, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसकी जो क्वेरीज हैं, उसका हम अपनी कहानी में समाधान कर पा रहे हैं क्या। प्यासे कौवे की कहानी हमने खूब सुनी होगी कि वो प्यास लगती है, कंकड़ ला के डालता है उसमें। एक कार्यक्रम में बच्चे को कहानी सुना रहे थे हम, बात चल रही थी बच्चों से संवाद में, तो बच्चे ने पूछ लिया कि वो स्ट्रॉ लाके क्यों नहीं पी लिया। भाई आज का बच्चा तो स्ट्रॉ युग में पैदा हुआ है, वो देख रहा है। तो आज के बाल साहित्यकारों को जब साहित्य का सृजन करना है तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कंकड़ के साथ साथ क्या हम प्रयोग के रूप में स्ट्रॉ का प्रयोग करते हुए दिखा सकते हैं, तब जाके वो साहित्य रोचक बनेगा और तब जाके आज की पीढ़ी को आप जोड़ पाओगे। तो आज की पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने के लिए साहित्यकारों को भी प्रयास करना पड़ेगा कि आज की पीढ़ी चाहती क्या है, उस बात पे हम ध्यान रखें और नए रोचक प्रयोगों के माध्यम से ध्यान रखें उसके अंदर। और हम एक गिफ्ट दें, आप खुद पढ़ना सीखें, कम्युनिटी में जा कर के इसकी बात करें, छोटे छोटे बाल शोध संस्थान बनाए जाएँ। मैं याद है मुझे, महेश सक्सेना जी का भोपाल में चलता, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वो बच्चे झुग्गी के बस्ती के बच्चों को ले आते हैं और सप्ताह में एक दिन वो करके अपना बच्चों को सिखाते हैं। इस प्रकार हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने छोटे छोटे सुझाव दिए, उपहार दे करके, किताबों के बारे में बात करके, उनकी मित्र मंडली इस तरह की विकसित करके हम किताबों की ओर बच्चों को ला सकते हैं। बढ़िया रोचक आपने स्ट्रॉ का भी एक उदाहरण दिया कि इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा वापस से मैं उस तरफ चलता हूँ जहाँ बच्चों से जुड़े हुए अधिकारों की बात होती है और साहित्यकार उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। इस समय देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे हैं उनको लग रहा है कि 16 साल की उम्र में वो परिपक्व हो जाते हैं और सहमति से जो शारीरिक संबंध है वो बना सकते हैं, इसलिए उस बात को कानून में ऐसा प्रावधान कर दिया जाए। तो क्या साहित्यकार इस विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए या इसको ब्रेक करना चाहिए, या इससे क्या परिदृश्य बनता है, थोड़ा इस बारे में अपने विचार। लोकेन जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ग्लोबल रिसर्च जो हुई है न्यूरो साइंसेस के ऊपर, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इसकी मांग उठने लगी है कि इसको बढ़ा के 23 कर दिया जाना चाहिए। 21 साल तक भी बच्चा परिपक्व नहीं होता है तो 16 साल के बच्चे को तो इतनी समझ कभी नहीं होगी कि वो अपनी मर्जी से जीवन का इतना बड़ा फैसला ले ले। तो जो लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उम्र घटा दी जानी चाहिए, और पॉक्सो के केस से चूँकि मैं जुड़ा हुआ हूँ तो देखिए सिर्फ 17 से 18% बच्चे आते हैं, बाकी जो है 83% तो बड़े लोग ही हैं। तो अगर हम 16 साल कर देंगे इसकी उम्र को तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों को एक आप लाइसेंस दे रहे हैं कि अपने पावर का प्रयोग करके, सत्ता का प्रयोग करके, पैसे का प्रयोग करके उनके द्वारा किए गए दुष्कृत्य को वो जायज़ ठहरा देंगे। तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, बल्कि मैं साहित्यकारों से आग्रह भी करूँगा कि आप जब भी कुछ लिखें तो इस बात को स्ट्रांगली लिखें कि 16 साल, 17 साल, 18 साल तक का बच्चा इतना परिपक्व नहीं है कि हम उसको स्वेच्छा से संबंध बनाने जैसी बातों की स्वतंत्रता दे दें। तो ये अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों तक हमारा संदेश पहुंचा होगा कि कैसे साहित्य बच्चों के संपूर्ण विकास में अपनी भूमिका निभा सकता है, कैसे बड़ों को वो दिशा दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं।